आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी और मैं हूं आपका मेजबान अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि कल नॉटिंघम में इंग्लैंड ने शानदार क्रिकेट खेला और इंग्लैंड ने आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। तो वहीं अगर यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन में आज कई बड़े चेहरे कोर्ट पर उतरेंगे। तो वहीं सानिया मिर्जा और बोपन्ना भी आज यूएस ओपन में एक्शन में नजर आएंगे। तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नॉटिंघम में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को रौंदा। 445 रनों के हिमालयाई निशाने का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 175 पर ऑल आउट। इंग्लैंड का सीरीज पर कब्जा। हेल्थ ने जड़े 171 रन। इंग्लैंड की जानिब से स्मिथ के 167 रनों के बड़े इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। एंडी मरे और डेल पोत्रो ने अपनी मुहिम का जीत से किया आगाज। दूसरे दौर में दाखिल। और रूसी आलमी कप के बाद वेन रूनी हैंग करेंगे अपना बूट। तो ये खेलों की बड़ी खबरें थी। सबसे पहले बात पाकिस्तान और इंग्लैंड के नॉटिंघम वनडे की कर लेते हैं, जहां इंग्लैंड के 444 रनों के अंबार में पाकिस्तान दब गया। पाकिस्तान को 169 रनों से शिकस्त देकर इंग्लैंड ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया। हेल्स ने रिकॉर्ड 171 रन बनाए। खास रिपोर्ट देखिए। नॉटिंघम में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को रौंदकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के हिमालयाई 444 रनों का ताकुब करने उतरी पाकिस्तान की टीम 42.4 ओवर्स में 275 रन ही बनाकर आउट हो गई। इस तरह से 169 रनों से पाकिस्तान को शिकस्त मिली। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स ने 4, आदिल रशीद ने 2, बेन स्टोकिस, प्लंकेट, मोइन अली और मार्क वुड ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 445 रनों का हदफ दिया। इंग्लैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 444 रन बनाए। ये एक रोजा मैचों में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की जानिब से बटलर ने 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, जो किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज की एक रोजा मैचों में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी है। एलेक्स हेल्स ने 4 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 171 रनों की उम्दा इनिंग्स खेली। इयन मॉर्गन और बटलर ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा रन की शिराकत की। मॉर्गन 57 और बटलर 90 रन के साथ नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की इनिंग्स की खास बात हिल्स की शानदार बैटिंग रही। उन्होंने 4 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 171 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। यह किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज का एक रोजा क्रिकेट में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर है। ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, तो जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स ने अपनी टीम को जारहाना आगाज फराहम किया। बटलर ने 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 1 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि वहाब रियाज ने अपने 10 ओवर्स में 110 रन दिए और कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। दोनों टीमों के दरमियान 5 एक रोजा मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 की बर्तरी हासिल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कल नॉटिंघम में इंग्लैंड एक तरह से जबर रहा और उसने शानदार क्रिकेट दिखाया और शानदार खेल का मुजाहरा किया। कल के मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फैसल इकबाल, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इंग्लैंड से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड में इस वक्त वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। फैसल इकबाल, ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले कल के वनडे पर आपका रिएक्शन। जी, अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को और आपको। डेफिनेटली इंग्लैंड में मैं एक्चुअली लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ जी। आप ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं खेला जितना खेलना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक टेस्ट में नंबर 1 होने के बाद वनडे क्रिकेट में आई थिंक थोड़ा शायद प्रेशर भी थोड़ा सा लग रहा था कि ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर आ गया है और आई थिंक शायद
जिस तरीके से इंग्लैंड खेली है, जी क्रेडिट जो है वो पूरा इंग्लैंड को जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीजों में जो है वो आउट क्लास कर दिया था। तो आई थिंक कल का दिन जो है वो इंग्लैंड के लिए रहा और वो सीरीज भी उसमें विन के बाद जो है वो जीत गए। पाकिस्तान ने काफी सारी मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स रही हैं और अभी से नहीं, आई थिंक काफी टाइम से चल रही हैं वनडे और T20 के अंदर। तो आई थिंक हैट्स ऑफ परफॉर्मेंस टू इंग्लैंड कल के मैच की जीत पर। बिल्कुल फैसल, कल का दिन तो इंग्लैंड का था, लेकिन कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे वो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग के लिए हो या फिर सीरीज के लिए। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जी बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले काफी सारे महीनों से पाकिस्तान की ये वाली पोजीशन के ऊपर काफी डिबेट हो रही है, बात हो रही है कि हम नंबर 9 वाली पोजीशन पे हैं, क्वालिफाइंग राउंड्स और ये सारी चीजों पर काफी टाइम से डिबेट हो रहा है। और आई थिंक प्लेयरों को इस बात का बखूबी अंदाजा है, मैनेजमेंट को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है। अब ऑब्वियसली एंड में उन्हीं प्लेयर्स ने खेलना होता है जो सिलेक्ट होके गए हुए होते हैं। अगर वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही होती है तो जाहिर सी बात है हम एज ए क्रिकेटर्स भी और आवाम और सारे लोगों को जो है मतलब अफसोस भी होता है हार के ऊपर, और एक्सपेक्ट सब यही करते हैं कि पाकिस्तान जीते, प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन एनालाइज करने के बाद जब आपके पास कोई सवाल आता है तो फिर यही आता है कि जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली फिर उनको रिप्लेस किया जाए। टेस्ट की रीजन जो हमारी अच्छी है उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो एक बैलेंस टीम है जो काफी टाइम से जो है वो एक ही पैटर्न के ऊपर खेलती है, ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं होती। इनफैक्ट मैं भी टेस्टिंग का हिस्सा पिछले कुछ सालों में रहा हूँ, मुझे भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकी 3 टूर्स करने के बावजूद भी। तो उससे बजाय ये नजर आता है कि एक सेट टीम से जो है रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो सेट टीम के प्लेयर्स जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वनडे टीम के अंदर बहुत टाइम से काफी सारे प्लेयर्स खेले हैं, अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स। नहीं फैसल, आपको नहीं लगता कि वनडे टीम में, अगर पाकिस्तान की वनडे टीम आज की देखी जाए तो उसमें तजुर्बेकार खिलाड़ियों की बहुत कमी है? यूनुस और मिसबाह के जाने के बाद अब तजुर्बेकार खिलाड़ी उसमें सिर्फ शुएब मलिक ही एक बचे हैं ले देके। देखिए ऑब्वियसली किसी भी टीम के अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कौन से एक्सपीरियंस प्लेयर किस हद तक अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देके जा चुके हैं उन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के अंदर। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मिसबाह और यूनुस भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं हमारे मुल्क के, और वो उस फॉर्मेट में उस तरीके की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से उनको किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी। बट उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी उन प्लेयर्स को मिली है जो वेट कर रहे थे अपनी अपॉर्चुनिटी का। तो आई थिंक जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी तो उनको इस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करना चाहिए था। आई थिंक उसमें मैं सबसे ज्यादा शुएब मलिक का जरूर बोलूंगा कि शुएब मलिक बहुत टाइम से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, बहुत तजर्बा है उनका, 240 के करीब उन्होंने वनडे इंटरनेशनल खेल लिए हैं। और मैं बहुत सरप्राइज था कि वो फ्रंट से बैटिंग को नहीं कैरी करे। अगर शुएब मलिक इस टीम के अंदर आते हैं तो वो आई थिंक नंबर 4 के ऊपर अगर बैटिंग करते हैं एज अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो उनके इर्द गिर्द उनके तजर्बे की बेस पर पाकिस्तान टीम एक अच्छा स्कोर सेट भी कर सकती है और डिफेंड भी कर सकती है। बट मैं बड़ा सरप्राइज था कि वो फ्रंट से नहीं इसके अंदर जो है वो अपने बिल्कुल फैसल, ये तो बल्लेबाजी की बात हुई जो वनडे में अगर देखा जाए तो पहले वनडे से ही इंग्लैंड में एक तरह से कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अगर जो मजबूत कड़ी है पाकिस्तान की बॉलिंग, वहाब हैं, आमिर हैं, यासिर हैं, हसन अली हैं, फिर भी स्कोर इंग्लैंड करता है 444। जी बिल्कुल, देखें हसन अली को तो आपको क्रेडिट इसलिए थोड़ा सा देना पड़ेगा कि वो एक नए खिलाड़ी आए हैं, उनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना तजर्बा नहीं है, ऑब्वियसली वो भी खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो उनको तो थोड़ा सा आपको कुशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जहां तक वहाब की और आमिर की बात है, आई थिंक वो बहुत सालों से खेल रहे हैं, कम बैक किया उन्होंने और तजर्बा भी है। तो मैंने तो बजाहिर जिन अपने सीनियर प्लेयरों के साथ खेल के ये तजर्बा हासिल किया था कि जब वसीम भाई, वकार भाई, शोएब और ये लोग जब बॉल कर रहे होते थे तो मतलब वो एक्सपीरियंस जो इतने साल का उन्होंने हासिल किया हुआ होता था उसकी बेस पर आगे अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही होती थी। तो आई थिंक इन्हीं लड़कों ने इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेली भी है, वो तजर्बा, वो एक्सपीरियंस अगर है तो वो कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अदरवाइज जाहिर सी बात है, जैसे आपको सारी चीजों का अंदाजा है बखूबी, इसी तरह मुझे भी बखूबी अंदाजा है कि जब तजर्बा मौजूद है उसके बावजूद अगर अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, तो आई थिंक उसके पीछे फिर जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो देखने की जरूरत है। बिल्कुल फैसल, एक आखिरी सवाल यही जो अभी आपने बात कही कि तजुर्बा है सब कुछ, और इंग्लैंड में काफी खेले हुए हैं पाकिस्तान, जैसा कि आप भी वहां पर काउंटी खेल रहे हैं और पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी काउंटी में अक्सर खेलते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आप टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं
और वनडे में आपको वर्ल्ड आलमी कप में क्वालिफाई करने के लिए एक तरह से परेशान होना पड़ रहा है। आखिर बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? कल इसी इशू पर मेरी सलमान बट से भी बात हुई थी। देखिए, हर किसी का अपना अपना मौकफ होता है, बट मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि मैं ऑब्वियसली टीम का हिस्सा रहा हूं अभी और काफी क्लोजली चीजों को देख रहा हूं। और सिंपल सी बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली थी कि टेस्ट टीम नंबर 1 होने की वजह यही थी कि वो एक सर्टेन प्लेयर्स जो है उसके अंदर खेलते थे और वो परफॉर्म करते रहते हैं, तो वो टीम ज्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होती। तो वो चेंजिंग ना होने की वजह से जो है वो प्लेयर परफॉर्म भी करते रहते हैं और वो टीम का रिजल्ट भी आपके सामने है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, कोई इंजरी की वजह से कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, तो बहुत कम होती है। मैंने अपनी भी मिसाल आपको दे दी कि मैंने कमबैक किया था टेस्ट टीम के अंदर, लेकिन 3 दौरों पे मैं गया, 12वां खिलाड़ी रहा, लेकिन मुझे सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी मैं नहीं उतर सका बिकॉज टीम इतना बेहतर खेल रही। तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो वही चीज की इम्प्लीमेंटेशन वनडे और T20 में हमें नजर नहीं है। बजाय इसके कि प्लेयर बहुत सारे खेले हैं इन 4, 5, 6 सालों के अरसे में, बहुत सारे प्लेयरों को वनडे कैप्स और T20 कैप्स मिली जरूर है, लेकिन यहाँ पर उन प्लेयरों ने अपने उन मौकों से फायदा नहीं उठाया। तो इसलिए यहाँ पर मेरी नजर में अगर थोड़ा ब्लेम गेम जाता है तो डेफिनेटली प्लेयरों के ऊपर भी जरूर जाता है कि आया वो प्लेयर इतने केपेबल थे कि उनको वनडे और T20 कैप्स दी गई, या आई थिंक मतलब क्या प्रॉब्लम है ये मेरी भी थोड़ी सी समझ से बाहर है। बट डेफिनेटली मेन रीजन यही है कि काफी सारे प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक खिलाड़ी के तौर पे अगर किसी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका फर्ज बनता है उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना। तो अनफॉर्चुनेटली प्लेयरों ने यूटिलाइज नहीं किया है, ग्राउंड के अंदर प्लेयरों ने ही खेलना होता है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से जो है हम इस मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल, चलिए फैसल, हम यही उम्मीद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही उम्मीद करते हैं कि अभी 2 वनडे सीरीज के बचे हुए और पाकिस्तान अच्छा खेल का मुजाहरा करेगी और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान अच्छा खेल देखने को और अच्छा क्रिकेट देखने को जरूर मिलेगा। फैसल इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इस वक्त यूके में मौजूद हैं, काउंटी क्रिकेट में शिरकत कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान जहां पर लगातार वनडे हार रही, वहीं पर उसे आलमी कप में क्वालिफाई करने के लिए भी एक तरह से मुश्किल सामने खड़ी हो सकती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। T20 में विराट कोहली पहली पोजीशन पर बरकरार हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग गुज़िश्ता दिनों जारी हुई। बल्लेबाजों की फहरिस्त में रोहित शर्मा 17 जबकि एल राहुल 31वीं पोजीशन पर हैं। गेंदबाजों में आर अश्विन चौथे जबकि जसप्रीत बुमराह तीसरे नंबर पर हैं। गेंदबाजों की फहरिस्त में वेस्टइंडीज के लेग स्पिनर सैमुअल बद्री पहली पोजीशन पर कायम हैं। चलिए, ये बात तो क्रिकेट की थी। अब यूएस ओपन का रुख करेंगे। अमेरिकी ओपन खिताब के मजबूत दावेदार एंडी मरे ने जीत से मुहिम की शुरुआत की है। दूसरी सीड मरे ने चेक हरीफ लोकास रोसुल को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 और 6-2 से जेर करके दूसरे दौर में रसाई हासिल कर ली है। तो उधर साबिक अमेरिकी ओपन चैंपियन युआन डेल पोत्रो ने स्विट्जरलैंड के श्वार्ट्जमैन को 4-6-4, 6-4 और 7-6 से हराया और दूसरे दौर में उनका मुकाबला अमेरिकी स्टीव जोहान से होगा। और हम आपको बता दें कि यूएस ओपन में आज हिंदुस्तान के 2 टेनिस खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे, जिसमें सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार के साथ खवातीन डबल्स में आज एक्शन में नजर आएंगी। उसी तरह रोहन बोपन्ना भी आज अपने जोड़ीदार के साथ एक्शन में नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के दोनों मैचेस पर हमारी लगातार नजर रहेगी और क्या कुछ ये खिलाड़ी यूएस ओपन में करेंगे, क्योंकि इनका शुरुआती मैच है। हमारे साथ इंटरनेशनल कमेंटेटर
कुलविंदर सिंह कंग जी जुड़ गए हैं इस यूएस ओपन पर बातचीत करने के लिए और आज सानिया और बोपन्ना के मैच पर बात करने के लिए। कुलविंदर जी, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले यूएस ओपन की अगर बात कर लें, आज सानिया मिर्जा और बोपन्ना एक्शन में नजर आएंगे, यानी अपना पहला मैच आज खेलेंगे, ये लोग कोर्ट पर उतरेंगे। कैसे देखते हैं, रियो के बाद सानिया और बोपन्ना पहली बार कोर्ट पर उतरेंगे? देखिए, रियो में जो कुछ हुआ सानिया और बोपन्ना के साथ, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ रहेगा जरूर, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहां जो उन्होंने गलतियां की उन गलतियों को यहाँ पर रिपीट ना करें। लेकिन सामने जिनके उनको खेलना है वो भी नंबर ज्यादा, उनका थोड़ा सा मेयार ऊंचा है, तो इस वजह से काफी दिक्कतें आएंगी। अगर ठीक तरीके से खेलें और ज्यादा गलतियां नहीं करे तो मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक टक्कर दे सकते हैं। साकेत माइनेनी भी जिस तरह से हारे परसों, उन्होंने भी एक अच्छी टक्कर दी थी, एक अच्छे तरीके से पैर में चोट लग गई थी, वो अलग बात थी कि बाद में उनको बाहर जाना पड़ा, लेकिन 5वें राउंड तक पहुंचे। तो यहाँ भी ये दोनों टीमें मुकाबला करेंगी, चाहे वो सानिया है और उनके जोड़ीदार, चाहे बोपन्ना। कोशिश रहेगी, लेकिन इतना ऊंचा म्यार नहीं है उनके मुकाबले में, थोड़ा सा उनको दिक्कतें आ सकती हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल कुलविंदर जी, अगर सानिया मिर्जा के खासतौर से हम बात कर लें तो रियो ओलंपिक के बाद सानिया ने 2 टाइटल अपने नाम किए हैं, अपने एक जोड़ीदार के साथ उन्होंने 2 टाइटल जीते, यानी कि यूएस ओपन से पहले उन्होंने शानदार शुरुआत की है। जी जी, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक शानदार शुरुआत की है, लेकिन वो एक रियो जो ओलंपिक होता है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, उसका एक अलग तरीका होता है खेलने का। उसमें जरूर इनको शिकस्त मिली है, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से 2 उन्होंने टाइटल्स जीते हैं, तो उम्मीद है कि अच्छी फाइट करेंगे। लेकिन शुरुआत में बहुत कुछ कहना कि बहुत कुछ आगे तक जाएंगे, ये मैं सही नहीं रहेगा। लेकिन इतना है कि अगर कोशिश करें तो सामने वालों को अच्छी टक्कर दे सकते हैं, और अगर शुरुआत के 1-2 मैचेस में संभल जाते हैं, पार पा लेते हैं, तो उसके बाद आगे के मैचों के लिए और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और फिर आगे कुछ बढ़ने की उम्मीद है, और उसके बाद शायद कुछ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंच। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत बहुत अच्छी करनी होगी। कुलविंदर जी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत तजुर्बा है तमाम खेलों का और इंटरनेशनल लेवल पर आप कमेंट्री भी करते रहे हैं। एक चीज समझना चाहेंगे कि रियो में जहां पर ओलंपिक में एक तरह से खेलों का महाकुंभ था, वहां पर ये खिलाड़ी पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों की जोड़ीदार के साथ ये लोग खेलते हैं, कोर्ट पर उतरते हैं, तो इनके एक तरह से इनके चेहरों पर अलग ही चमक होती है और इनका जो मुजाहरा होता है बड़ा शानदार होता है। ऐसा क्यों? देखिए, ओलंपिक का जो एक दबाव होता है, जो एक प्रेशर होता है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए इतनी तैयारी नहीं होती। दूसरे जो बैरूनी मुल्क हैं उनकी तैयारियां बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे शूटर्स देखिए कितनी तैयारियां करी, लेकिन वहां जाके कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो ओलंपिक की बात कुछ अलग होती है, लेकिन उसके बाद ये टूर्नामेंट, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप कह लीजिए, वो होता है, और उसके बाद एक सीरीज होती है, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ भी ये है कि 2 टाइटल सानिया ने जीते हैं। ओलंपिक की बात अलग थी, हालांकि बहुत ही कांटे का मुकाबला रहा था जिसमें ये हारी थी सानिया, लेकिन अब है कि उसको भूल जाना चाहेंगे, और यूएस ओपन जो कि साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है, इसमें कोशिश करेंगे कि जैसे अभी 2 उन्होंने टाइटल जीते हैं, इसमें भी कुछ कमाल कर सके हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल कुलविंदर जी, बोपन्ना के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेस के साथ उनकी जोड़ी बनती है तो कई तरह की चर्चाएं होने लगती हैं, और रियो में भी जब लेंडर पेस के साथ उनकी जोड़ी बनी थी तो बहुत सी चर्चाएं हुई, बातें हुई। अब वो एक नए जोड़ीदार के साथ यूएस ओलंपिक में माफ किया यूएस ओपन में नजर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे बोपन्ना के बारे में? देखिए, बोपन्ना एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं, और ओलंपिक में जाने से पहले जब लेंडर पेस के साथ जोड़ी बन रही थी तो शुरू में शिकन आ गई थी सबके माथे पर, नहीं उनकी आपस में बनती, आपस में सेटिंग उनकी ठीक नहीं है, तो वही वजह सामने आई, वहां पर जाते ही इनको शिकस्त मिली। तो अब ये दूसरे जोड़ीदार के साथ इन्होंने जो जोड़ी बना रहे हैं, तो इसमें समझता हूँ कि अच्छा इनका तालमेल रहेगा, और इसकी जो इसका आपस में जो जोड़ी बनाकर खेलेंगे, इसका रद्द-ए-अमल अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा रहेगा इस देश के लिए, और मैं समझता हूं कि एक अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीली बातचीत करने के लिए यूएस ओपन पर, और खास तौर से सानिया मिर्जा और बोपन्ना आज एक्शन में नजर आएंगे यूएस ओपन में। तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि रियो के बाद जहां से इन्हें मायूसी हाथ लगी थी, यूएस ओपन में इनकी शुरुआत कैसी रहती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। बात फुटबॉल के शहंशाह की करेंगे। जी हां, रूनी 2018 रूस आलमी कप के बाद फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। 17 बरस से रूनी आलमी सतह पर फुटबॉल खेल रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड टीम के कप्तान वेन रूनी 2018 में रूस में होने वाले आलमी कप के बाद बैनुल अक़वामी फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे। ये बात रूनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। रूनी का कहना है कि रूस में होने वाले आलमी कप में 2 साल बाकी है। प्रोफेशनल फुटबॉल में कदम रखते वक्त रूनी की उम्र सिर्फ 16 साल थी, यानी वो तवील अरसे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगले टूर्नामेंट तक वो 34 साल के हो जाएंगे। रूनी डेविड बेकहम का आउटफील्ड खिलाड़ी का सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। इतवार को इंग्लैंड और स्लोवाकिया का मैच है। रूनी ने हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए रियो ओलंपिक में मिडफील्डर की हैसियत से हिस्सा लिया था। रियो में इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। हौसला बुलंद और इरादे पुख्ता हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। बरतानवी कोपहमा जेमी एंड्रयू के बुलंद हौसले ने स्विट्जरलैंड के मेटरहॉर्न पहाड़ पर कमंद डाले हैं। जेमी हाथों और पांव से महरूम हैं। इनका दावा है कि वो ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले शख्स हैं। ये खास रिपोर्ट नाज़रीन आप देखिए और खेल खिलाड़ी में मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। कोहपैमा जेमी एंड्रयू खास हैं क्योंकि उन्होंने मानना नहीं सीखा। एंड्रयू कोहपैमाई से जुड़े हादसे में अपने हाथों और पैरों से महरूम हो गए थे। यह हादसा 17 बरस कबल पहले पेश आया था। लेकिन यह भी हादसा उन्हें कोहपैमाई से बाज नहीं रख पाया। कोहपैमाई खेल नहीं। जो शख्स माजूर नहीं, उसे भी इस खतरनाक खेल में डर जरूर लगता है। 47 साला जिम्मी ने न सिर्फ अपने खौफ पर काबू पाया, बल्कि उन्होंने इस जिस्मानी माजूरी को भी इस अमल में आड़े न आने दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मी एंड्रयू ने 2 इंतहाई माहिर कोपहमाओं के हमरा 4478 मीटर बुलंद अल्पाइन की इस पहाड़ी चोटी को सर करने से पहले 5 माह तक तरबियत हासिल की थी। जिम्मी के मुताबिक तरबियत के बाद पहाड़ सर करना इतना मुश्किल नहीं था। एंड्रयू को पहाड़ पर चढ़ने और वापस बेस कैंप तक पहुंचने में आम कोहपैमाओं की निस्बत 8 घंटे ज्यादा लगे थे। जराये के मुताबिक मजबूत और आला क्वालिटी के मसनूई आज़ा की बदौलत एंड्रयू अल्पाइन पहाड़ पर चढ़ने और उतरने में कामयाब हुए थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त उन्होंने अपने बाजुओं की मदद से रस्सी को पकड़ा था। कोहपैमाई के माहिरीन के मुताबिक यह पहला केस है जब एक ऐसे शख्स ने इस पहाड़ को सर किया है जो हाथों और पैरों से महरूम है। इनका मानना है कि यह पहाड़ सर करना ऐसे अफराद के लिए भी मुश्किल है जो माजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।